पोस्ट इन इन्वेंट्री, आपकी खर्चा कितना होगा, पोस्ट इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना खर्चा आप करेंगे इन्वेंट्री खर्च करने में, ये मेन है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि मेनली 4 प्रकार का मैंने जो बताया था कि ये हो सकता है खर्चा, ये हो सकता है इन्वेंट्री का, तो इन्वेंट्री कॉस्ट 4 तरह की होती है, इसको लिख लीजिए, ये 4 तरह की होती है, इसको बना लेंगे हम कि हमारे पास 4 तरह की होती है, इसको बना लीजिए 4 तरह की, मैंने पहले भी बताया लेकिन अब फिर लिख लीजिए इसको। ओके चलिए, ओके तो इसके अंदर हमारे पास है परचेजिंग कॉस्ट या नॉमिनल कॉस्ट कहेंगे इसे, परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, क्योंकि आप परचेज करेंगे भाई साहब खर्चा तो लगेगा, परचेजिंग कॉस्ट, और नॉमिनल कॉस्ट भी बोल देते हैं इसे, नॉमिनल कॉस्ट, और दूसरा है हमारे पास इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग या सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग और सेटअप, इसको सेटअप कॉस्ट बोल देते हैं। इसमें से कोई भी पूछ लेता है आपको, फिर आप कहोगे कि सर इसमें से पढ़ा नहीं था, तो ये नाम याद कर लेना इसके। उसके बाद होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट, किसी चीज को कैरी करना, कैरिंग कॉस्ट, पैसा पैसा पैसा, हर जगह पे पैसा पैसा पैसा। शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट, शॉर्टेज हो जाए, शॉर्टेज हो जाए किसी चीज की, या शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, तो ये 4 तरह की आ जाएंगी, जो मैंने पहले भी आपको लिखाई थी, एक बार ध्यान से इसको लिख लीजिए। चलिए, परचेजिंग, ठीक है, तो ये सारी की सारी एक बार लिखेंगे, और इसको सारे एक बार लिख लेना, मैं साइड हट जाता हूं, अगर कुछ रह गया तो एक बार लिख लें इसको, कुछ लिखना रह जाए तो मुझे बता दिया करो कि कहीं सर आप लिख रहे हो और मैं उसको आगे कर दूं। ओके जी, गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र पटेल। ओके ओके जी, चलिए अब देखिए परचेज कॉस्ट, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि परचेज कॉस्ट क्या होता है, परचेज कॉस्ट क्या होता है। तो हमारा जो खरीदने में खर्चा आएगा किसी चीज को, तो पैसा जो है वो लगाएंगे आप परचेज करने में किसी चीज को, उसको हम परचेज कॉस्ट बोल देंगे। तो इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, इट इज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इन्वेंट्री आइटम, इट इज कॉस्ट, it is the cost of purchasing the inventory items, तो ये आइटम्स जितनी आप खरीदेंगे उतना ज्यादा पैसा, मेनली वही बात आती है कि कितना खरीदना है, तो खरीदने पे डिपेंड कर रहा हो, तो इट डिपेंड्स नंबर ऑफ, जो आप यूनिट्स खरीदे हो, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर और क्वांटिटी परचेज, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, और क्वांटिटी टू बी, क्वांटिटी जो भी आप खरीदना चाहते हो, क्वांटिटी परचेज। ओके, तो ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे, अच्छा ये डिपेंड जो करता है, इसको आप एक बार लिख लेना कि परचेजिंग कॉस्ट जो है, इसको मैं पीसी ऐसे लिख रहा हूं, परचेजिंग कॉस्ट जितने आप एक यूनिट खरीदने में वैसे लगाएंगे, और नंबर ऑफ आइटम्स कितना खरीदना चाहते हो, तो यूनिट कितनी आप परचेज करना चाहते हो, यूनिट आप कितनी परचेज करना चाहते हो,
और नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब एक यूनिट के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा एक रॉ मटेरियल पेन बनाने के लिए जो हमारी रिफिल है, मान लीजिए रिफिल है, एक रिफिल 1 रुपए की आ रही है, तो कितनी रिफिल मंगानी है उतने हमारे पास पैसे लग जाएंगे। तो प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट के लिए कितने प्राइस आपको देना पड़ेगा। सेकंड हमारे पास है, सेकंड है कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये बहुत मेन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपने कॉस्ट कितनी लगेगी आपको ऑर्डर करने के लिए। हमें तो लग रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई फोन करके बताना है, हेलो ये ऑर्डर है लिख लो। ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इसे नहीं कहते हैं। चलिए, इट इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग इन्वेंट्री इन। इट इंक्लूड्स all cost to bring inventory to the production system, आपने प्रोडक्शन सिस्टम तक लेके आने के लिए जो भी जोर लगाया, प्रोडक्शन सिस्टम जो भी आपने जोर लगाया, जो भी खर्चा किया, वो सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा, प्रोडक्शन सिस्टम। तो वहां तक लाने के लिए आपको जो भी खर्चा करना पड़ा वो सारे का सारा इसी के अंदर आ जाएगा। इट इंक्लूड्स कॉस्ट अब प्रोसेसिंग है, परचेजिंग है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सारा कुछ, क्वालिटी इंस्पेक्शन है। तो इसमें लिख लीजिए क्या क्या आएगा, एक स्पेशल लिख लीजिए इसके अंदर क्या क्या आ गया। इट इंक्लूड्स क्या क्या इसके अंदर आ जाएगा, इसको स्पेशल लिख लीजिए। ठीक है, तो आप चाहे टेंडर दे रहे हैं, टेंडर की प्रोसेस है, कोई आपने टेंडर निकाला, टेंडर के लिए जो प्रोसेस खर्चा लगा, अखबार में आपने ऐड दी, कुछ किया, वो सारा खर्चा आपने किया है, तो वो आपका इसी के अंदर आएगा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है, ट्रांसपोर्टेशन का उसको लाने के लिए वो उसको उतना ज्यादा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। इसके बाद उसकी टेस्टिंग अगर कोई बंदा कर रहा है तो क्वालिटी टेस्टिंग अगर के लिए उसके लिए बंदा रखा हुआ है, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए हमने बंदा रखा हुआ है, तो वो भी हमारा इसी के अंदर आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट के हमारे इसके अंदर है। इसका एक और नाम है, इसको प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोक्योरमेंट। इसको प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इसका भी एक नाम ये भी है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। इसका नाम है अलग अलग, जो भी जहां पे आपको नाम देखने को मिले वो वाला हम देख सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारे पास लास्ट, हाँ, इसकी एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए कि देखिए ऑर्डर जो है, कितना बड़ा ऑर्डर दे रहे हो आप, कितना बड़ा ऑर्डर देने का मतलब क्या है कि आप 1 लाख रुपए का भी ऑर्डर दे सकते हो, आप 50 लाख का भी दे सकते हो, आप 1 करोड़ का भी दे सकते हो। तो हमारे पास कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, वो डिपेंड किससे करेगा कि एक ऑर्डर जो है आप कितने रुपए का दे रहे हो और कितने ऑर्डर दे रहे हो एक साल में। मान लीजिए मैं हर महीने एक ऑर्डर देता हूं और हर महीने 1 लाख रुपए का ऑर्डर देता हूं, तो 12 महीने के कितने हो गए, 12 लाख रुपए, बस ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो एक ऑर्डरिंग कॉस्ट पे कितना, एक ऑर्डर में कितना कॉस्ट आया, कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट आया। न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, श्रवण मिश्रा इसके बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन इसमें से पूछा जाता है कि अगर ऐसा कुछ होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो किस में आएगी, तो हम कहेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगी। ये छोटी छोटी बातें जो है वो बीच में से कहीं से उठा के पूछता है और हम देखते हैं कि यार ये कहां से पूछ लिया। तो इसलिए हमें बारीकी से एक एक छोटी छोटी चीज को समझना पड़ता है। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, ये एक्चुअली गेट में आते हैं, इसके न्यूमेरिकल जो बड़े आते हैं वो गेट में आते हैं। हमें छोटे छोटे फॉर्मूले जो है बेसिक फॉर्मूले के बेसिस पे हमें पूछा जाता है। चलिए, तो इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आप लिखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगा वो कितना होगा कि आप नंबर ऑफ ऑर्डर कितने दे रहे हो, नंबर ऑफ ऑर्डर आप कितने दे रहे हो,
ओके, और एक क्या है कि हमारा एक ऑर्डर में कितना कॉस्ट आ रहा है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और हमें ना ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप मान लीजिए एक ट्रक, अगर ट्रक है, ये मान लीजिए मैं ट्रक की बात करता हूं, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई ट्रक आ रहा है सामान लेकर, ठीक है, ये भाई साहब ट्रक आ रहा है हमारे पास सामान लेकर, और ट्रक के अंदर हमने सामान जो रखा, मान लीजिए मेरे पास, मैं कहूंगा यार अरे भाई ऐसा मत कर, ज्यादा पैसे नहीं लगाने, हम थोड़ा सामान मंगा लेते हैं, तो हम सामान मंगा लेते हैं। हमने क्या किया, बस इतना भरा, ट्रक जो है इतना ही भरा, मान लीजिए ट्रक जो है लोड किया तो सिर्फ हाफ लोड कर दिया, ये हाफ खाली आ रहा है, तो दिमाग में ये आता है कि हाफ है यार, इसको एक बार में मंगा लो। तो ये सब दिमाग लगाना है कि आप ट्रक का भी सही इस्तेमाल करो, ट्रक का भी ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, उसका भी सही इस्तेमाल हो, ज्यादा पैसे भी ना लगे, ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। तो एक ऑर्डर कितने रुपए का पड़ रहा है और कितने ऑर्डर दे रहे हो। अब आप में से कोई कहे सर बार बार क्या मंगाना, एक बार में मंगा के रख लो, ठीक है, मैं कहूं कि हर महीने 1 लाख रुपए का ऑर्डर जा रहा है, 1 लाख का ऑर्डर जा रहा है पर मंथ। ओके, मैं मान लीजिए ये लगा रहा हूं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, 12 महीने के 12 ऑर्डर आ गए, तो 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये टोटल कितना लगा, 12 लाख। तो लेकिन आप कह रहे हो क्या एक बार में 12 लाख रुपए लगा दो, तो भाई साहब 12 लाख रुपए जब एक साथ लगे हैं, और वो जो आ रहा है उधर से सामान, पहली बात तो 12 लाख आपने एक बार में दे दिए, और 12 लाख का सामान लाके रखोगे कहां, उसकी भी कॉस्ट। तो इसलिए हमें इस चीजों को पढ़ना पड़ता है। ये तो अभी तो बहुत मजाक सा चल रहा है, ये हमारा जो सिलेबस होता है ना डिप्लोमा का, या हम बीटेक का भी ठीक होता, तो भी डिप्लोमा में तो भी ना ऐसा होता है कि बस हल्का फुल्का पता हो आपको कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो लोग बातें कर रहे हैं, अगर कोई मैनेजर बातें कर रहे हैं, ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं, हमें पता हो, बस इतना सा। लेकिन अगर आप एनालिसिस में जाओगे ना, ये कंपनी में जो आप कोई भी काम करते हो, खर्चे करते हो, तो उस टाइम जो आपके हाथ में पावर होती है कि तू बता मेरे भाई, तू इंजीनियर, तू बता कितना माल मंगाए कि हमारा यहाँ कमी भी ना पड़े और एक्स्ट्रा भी ना हो। तो तब हमें एनालिसिस के अंदर जाना पड़ता है कि ये इतना ऑर्डर इतना। अभी तो चलो कंपनीज में तो ये चलता है कि यार जो पहले चल रहा है वही चल रहा है, बस कॉपी पेस्ट चल रहा है। ये एनालिसिस वगैरह तो एक बार करना होता है जब कंपनी बनती है या कोई नया चीज हम बनाने लगते हैं, तब वो इतना टेंशन लेते हैं। लेकिन अगर आपका बना पड़ा है, सब कुछ चल रहा है, उसको भी नहीं पता होता, नए जो बंदे आते हैं उनको भी पता पीछे क्या चल रहा है, कितना ऑर्डर चल रहा है, चलने दे, बस उतना ही चलने दे, तो उतना ही चल रहा है, उतना ही चलाते रहते हैं। तो वो इतना ज्यादा दिमाग ऐसे नहीं लगाते कि ग्राफ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं करते इतना ज्यादा। लेकिन हाँ, पता होना जरूरी है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर आपको बात समझ आ गई होगी, ये बात तो समझ आ गई होगी क्या है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें ज्यादा हो गया। ओके, नेक्स्ट है होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ये क्या है, तो हमारे पास जो मैंने बताया कि आपने भाई साहब रोकना है, आपने भाई साहब खर्चा करना है, उसको रखना है होल्ड करके। इट इज कॉस्ट स्पेंट इन स्टोरिंग और कीपिंग इन्वेंट्री आइटम। इट इज द कॉस्ट spent in स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग और कीपिंग, और इनकी चोरी ना हो, चौकीदार रखो, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा। कीपिंग इन्वेंट्री आइटम्स इन प्रोडक्शन सिस्टम। कीपिंग इन्वेंट्री आइटम्स in production system। ओके, सिस्टम, तो ये हमारे पास होगा, इसको लिख लेंगे। ओके जी, ये टेक्निकली क्या क्या होता है, स्टोरिंग कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट है, डैमेज कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, लॉक्ड अप कैपिटल इंटरेस्ट, कितना कुछ आ जाएगा। तो इसको लिख लें चाहे एक, इट इंक्लूड्स
इट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेगा, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इसके अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग एक एक वर्ड लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछ लेता है। स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, किस हैंडलिंग का मतलब कोई इधर रखना उधर रखना, भाई ये भी बहुत बड़ा काम होता है, खर्चे होते हैं, बंदे रखने पड़ते हैं इसके लिए, उसके लिए भी पैसा लगता है। होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा, ओके, और इसके अंदर आ जाएगा डैमेज और डेप्रिसिएशन, डैमेज हो रही है अगर कोई चीज टूट गई उसके अंदर डैमेज हो गया, या डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, अगर पड़ी पड़ी वैल्यू हमारी गिर रही है किसी चीज की, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इंश्योरेंस वगैरह का, इंश्योरेंस वगैरह का आप भर रहे हो उसका भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो अगर कोई पूछता है आपको तो ये सीधा सीधा आप बता सकते हैं। तो होल्डिंग कॉस्ट जो है इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। होल्डिंग कॉस्ट जो है आप हमेशा याद रखें, होल्डिंग कॉस्ट कभी भी पूरी, मान लीजिए आपने पहली बार में एक बार मंगवाया, इन्वेंट्री मंगाई, बहुत सारी आ गई, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कम भी तो होती रहती है। ये देखो कुछ इस तरह से, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इस तरह बनाता हूं कि आपने 1 जनवरी को आपने सामान मंगाया, 1 जनवरी को काफी सारा सामान आपके पास आ गया, लेकिन वो 1 महीनों में धीरे धीरे कम होता जाएगा और आखिर में जीरो भी रह जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जीरो भी रह जाएगा। तो हम होल्डिंग कॉस्ट किसकी लगाएं, इसकी लगाएं या इसकी? तो हमें एक एवरेज लेके चलना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, एक एवरेज लेके चलना पड़ता है कि हमारा एवरेज बता दो कितना है। तो इन्वेंट्री कभी भी होल्डिंग कॉस्ट पूरे का या खत्म का नहीं लेंगे, हम एक एवरेज का लेंगे। तो हमारे पास इसका होल्डिंग कॉस्ट जो होगा उसके अंदर होल्डिंग कॉस्ट जो होगा उसको आप लिखेंगे तो वो होगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहती है आपकी, ठीक है, कभी कम भी हो सकती है कभी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, अगली तारीख को अचानक से बढ़ भी जाएगी। अगली नेक्स्ट ये 1 जनवरी को है, मान लीजिए ये 1 जनवरी को है, ओके, और 1 फरवरी को क्या होगा, 1 फरवरी को फिर से अगेन बहुत सारा फिर से माल आ जाएगा, फिर से बहुत ज्यादा माल आ जाएगा, और फिर से अगेन क्या होगा कि हमारे पास कम होने लग जाएगा, इस तरह से कम होने लग जाएगा। तो ये इस तरह से चलता है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि एक एवरेज लेंगे, ना कि हम कभी भी पूरा का पूरा लेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री है। और होल्डिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, होल्डिंग कॉस्ट एक को संभालने के लिए कितनी पड़ रही है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट के लिए पर यूनिट टाइम, 1 घंटे के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो मतलब पैसा लग रहा है पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से लिख लेंगे। ओके, एक लास्ट है शॉर्टेज कॉस्ट या शॉर्टेज, बोर तो नहीं हो रहे ना, अरे यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। शॉर्टेज कॉस्ट या इसको कहते हैं स्टॉक आउट को, मतलब आपका सेल आउट हो चुका है सारा का सारा, तो स्टॉक आउट बोल देते हैं इसे, स्टॉक आउट। तो आपका सेल हो चुका है सारा कुछ और उसके बाद आपके कस्टमर वापस जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको लिख लीजिए। इट मींस एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री। रिपीट सर, होल्डिंग कॉस्ट रिपीट करना, सुनिए। होल्डिंग कॉस्ट क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी, ये होगी कि मान लीजिए मैं कहता हूं एक आइटम को, मान लीजिए मैं कहता हूं एक आइटम बड़ा बॉक्स है, एक आइटम है, इसको रखने के लिए, एक आइटम को रखने के लिए कितना खर्चा आएगा, 1 घंटे का कितना आएगा। ठीक है, अब ये हमें अगर पता लग जाए 1 यूनिट का कितना खर्चा है और 1 घंटे के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 1 दिन के लिए आप लगा लो, ये पता हो तो हम एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे।
एवरेज क्यों? क्योंकि भाई साहब 1 जनवरी को बहुत सारा अचानक से बहुत माल आ जाएगा, ट्रक से उतरेगा और धीरे 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 वो लगता जाएगा, ले जाएंगे, वो आएंगे प्रोडक्शन वाले, भाई दे इन्वेंट्री लगा दिए, दे इन्वेंट्री लगा रहे और धीरे धीरे कम हो रहा है, जीरो हो जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। तो हम एक एवरेज लेके चलेंगे कि एवरेज भाई साहब इतनी है, तो एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको होल्डिंग कॉस्ट एक यूनिट टाइम के टोटल हमारा ये हो, इसको टोटल होल्डिंग कॉस्ट लिख दो, इसको लिख दो टोटल, क्योंकि हमारे पास इसका ये भी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक यूनिट के लिए है, ये सारे के सारे के लिए है, ये सारे के सारे के लिए है, तो इसको हम इस तरह से कहेंगे। शॉर्टेज कॉस्ट है या स्टॉक आउट कॉस्ट है, इट मींस एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम, इट मींस एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम